संक्रमित। सूरजपुर में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का उत्पात। हाथी ने पैर से कुचलकर एक बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बलरामपुर में विकास से कोसों दूर गांव। सड़क की आस में बिता दिए कई साल। अस्पताल तक पहुंचने के लिए नहीं मिलती एम्बुलेंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भिलाई से बड़ी खबर, जहां पर श्रमिक संशोधन कानून के विरोध में हड़ताल किया जा रहा है। बता दें कि श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर भिलाई इस्पात संयंत्र में भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल को सभी ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिल रहा है। संयंत्र प्रबंधन में हड़ताल रोकने के लिए चेतावनी जारी की है। श्रमिकों में नहीं दिखा चेतावनी का भी कोई असर। लंबित वेतन समझौता भी है श्रमिकों की प्रमुख मांग। भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट और बोरिया गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों द्वारा। पुलिस सीआईएसएफ की संयुक्त फोर्स मौके पर तैनात है। श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। हड़ताल का असर भिलाई इस्पात संयंत्र में भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल को सभी ट्रेड यूनियनों का समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें, संयंत्र प्रबंधन ने हड़ताल रोकने की चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन चेतावनी का भी कोई असर श्रमिकों में नहीं दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वेश सिंह, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, भिलाई में श्रमिक संशोधन कानून के विरोध में हड़ताल की जा रही, क्या स्थिति है अभी? सर्वेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने बहुत प्रयास किया था कि किसी भी प्रकार से ये जो श्रमिक संगठनों की, संयुक्त श्रमिक संगठनों की जो ये हड़ताल है, इसे किसी भी प्रकार से विफल कर दिया जाए। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए। नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों को रोक दिया गया। फर्स्ट शिफ्ट के कर्मचारियों को, जो डे फर्स्ट शिफ्ट कहा जाता है, उनको 5 बजे बुलाया गया। बावजूद इसके आप देख सकते हैं मेरे आसपास बेहद ही बड़ी संख्या में पूरी संयुक्त ट्रेड यूनियन, जो कि 7 ट्रेड यूनियंस हैं, जो मान्यता प्राप्त यहाँ की भिलाई इस्पात संयंत्र की ट्रेड यूनियंस हैं, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल को सफल बनाया जा रहा है। जी अपनी सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन भी यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है और हड़ताल रोकने की भी बात यहाँ पर लगातार कही जा रही है, लेकिन जो श्रमिक संगठन के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं। देखिए, शासन प्रशासन की बात यहाँ पर यह है कि खाली लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए यहाँ पर शासन और प्रशासन है। बाकी रही बात यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की, भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसको पूरा का पूरा सेल प्रबंधन और सीआईएसएफ देखेगा। बावजूद इसके शासन प्रशासन ने जो अपनी मुस्तैदी दिखाई है, उस पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उन्होंने अपने आप को मुस्तैद करके दिखा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से श्रमिक बाहर निकल कर आए हैं और अपने सबसे बड़ा जो इनकी मांग है कि इनका 1 जनवरी 2017 से जो लंबित वेतन समझौते की जो मांग है, जो अभी तक आज 2020 हो गया, 3 वर्ष हो गए हैं, चौथा वर्ष लगने जा रहा है, आज तक इनका वेतन समझौता लंबित पड़ा हुआ है। इसको लेकर ये कहीं ना कहीं आक्रोशित है। दूसरा, केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी श्रमिक विरोधी नीति का जो संबंधित जो संशोधित कानून है, उनको लेकर भी इन श्रमिकों में काफी आक्रोश है। इन्हीं सब को लेकर ये बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हैं और यही जिस प्रकार से इनका ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनका हड़ताल कहीं ना कहीं सफल है। जी
जी सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है इन्हें अभी तक, या कोई अधिकारी अभी मौके पर आया है इनको समझाने के लिए? ये बड़ी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है यशी कि अभी तक इनको सुबह के 5 बजे से लेकर अभी 2-2:30 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी ना संयंत्र प्रबंधन की तरफ से कोई आया, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। सेल की तरफ से भी अभी तक इन लोगों को ना तो दिल्ली से कोई आश्वासन मिला, ना बाकी जितने संयंत्र हैं सेल से रिलेटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जितने भी संयंत्र हैं, जहां जहां भी हड़ताल चल रही है, कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमारे साथ अभी इंटक यूनियन के जो अध्यक्ष हैं SK बघेल जी, जो कि यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा अध्यक्ष जी, ये बताएंगे कि क्या अभी तक संयंत्र प्रबंधन की तरफ से या सेल प्रबंधन की तरफ से अभी तक आप लोगों से कोई चर्चा करने के लिए आने का प्रयास किया? नहीं, आज के तारीख पे अभी तक तो कोई नहीं आया, क्योंकि हमारे इसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 तारीख को बैठक हुई थी, जिसमें हमने जो 1 जनवरी 2017 से हमारे सारे श्रमिक साथियों का, अधिकारियों कर्मचारियों का वेज बोर्ड 40 महीने से लंबित है, उसको करने के लिए हमने कहा था, तो उन्होंने अपना ग्रेजुटी में सीलिंग और रेडियस नहीं देने की बात कही थी। उसके बाद से तुरंत वेतन समझौता का बैठक आयोजित करेंगे बोले थे, लेकिन अभी 9 तारीख से अभी तक आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी बैठक आयोजित नहीं की है, न प्रबंधन न सेल प्रबंधन, कोई भी अभी तक हमें ऑफर नहीं दिया है। अब देख सकते हैं जैसे कि इनके द्वारा भी स्पष्ट कह दिया गया है कि यहाँ पर अभी तक कहीं ना कोई आश्वासन मिला है, ना इनको किसी तरह की ये बातें कही गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस इनको ये बताया गया था कि ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, जो आपके हित में होगा हम वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सेल प्रबंधन या BSP प्रबंधन, हम अगर स्थानीय स्तर की बात करें, कोई भी इनको ठोस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जी यसी सर्वेश जी, जिस तरीके से इनकी जो पहली नोटिस में जो पहली मांग थी वो थी अफोर्डेबिलिटी क्लास, तो अफोर्डेबिलिटी की जो क्लास का जो हटाकर तत्काल वेतन की बात कही गई थी, तो क्या उसमें कोई समझौता, किसी प्रकार की कोई बात कही गई? ये मैं बार बार कह रहा हूँ यशी जी कि यहाँ पर सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये है कि सेल प्रबंधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ कह रहा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ कह रहा है। आश्वासन देने की बात होती है, ठोस पहल करने की बात होती है ना, लेकिन ठोस पहल हो पाती है ना, कोई आश्वासन मिल पाता है। ऐसे में श्रमिक क्या करें? एकमात्र इनके पास, चूंकि भारतीय संविधान दिवस भी है, आज ही भारतीय संविधान दिवस के दिन इन्होंने अगर ये हड़ताल करने का निर्णय लिया है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो संवैधानिक अधिकार इनको मिला है कि अपनी आवाज शासन, प्रशासन, प्रबंधन तक पहुंचाने का, सरकारों तक पहुंचाने का, तो एकमात्र हथकंडा ये अपना रहे हैं। इसके बाद ये क्या करेंगे ये इन्हें स्वयं नहीं पता है, जब तक इनको सरकार के द्वारा माफ कीजिएगा, सरकार के द्वारा ठोस कोई आश्वासन नहीं मिल जाता। जी यसी जैसे कि सर्वेश जी आपने बताया कि 2017 से ये मामला लंबित चला आ रहा है, 2020 हो गया, क्या उस बीच में कुछ यहाँ पे जो श्रमिक संगठन है उनके द्वारा ये बात बीच बीच में कही गई होगी, तो क्या उस दौरान किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था? हुई है यसी, काफी चर्चाएं हुई हैं यसी, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2017 के 1 जनवरी 2017 से यदि गणना की जाए जी, आज 1 जनवरी 2021 आने वाला है, 4 वर्षों में क्या खाली चर्चाएं चल रही हैं? इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा इनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, क्या यहाँ पे सेल प्रबंधन के पास, इनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है कि इनके वेतन समझौतों को लेकर बात की जा सके? लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी इसमें साफ झलक रही है, जैसा कि यहाँ पर हमारे श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों ने भी कही बात कि ठोस इच्छा शक्ति की कमी है। हम इसके बारे में एक बार फिर से अध्यक्ष बघेल जी से जानना चाहेंगे। बघेल जी, क्या आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं सेल प्रबंधन की इच्छा शक्ति की कमी है, जिस वजह से आप लोगों को ये आज आपका 4 साल होने जा रहा है लंबित मांग है? पहले तो आपका जो मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी, इंटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं और अभी तक जो कोई ठोस पहल नहीं हुआ। पिछला जो बैठक हुआ था उसमें कोई आश्वासन, कोई भी पहल जो ठोस रहे
और हम वेतन समझौता करना चाहते हैं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने हमारी बहुत सारी समस्याओं जैसा एरियस नहीं देंगे 1 जनवरी 2017 से, और ग्रेजुएटी में तरह तरह की बातें, नियम संशोधन, कानून संशोधन करके सारे हकों को मारने वाली बात कहा है। तो हमने कहा कि ये हमें मान्य नहीं है। आप जब भी बात करने आए वेतन समझौता करने के लिए अपना ठोस पहल कीजिए ताकि हम उसमें चर्चा कर सकें। लेकिन आप देख रहे हैं आज 47वां महीना चालू हो चुका है, हर पब्लिक सेक्टर में ये वेतन समझौता हो चुका है, लेकिन सेल जो हमारे 70,000 कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनका आज तक वेतन समझौता नहीं हो पाला। इनकी कमजोरी, सेल मैनेजमेंट की कमजोरी ही दिखती है यहाँ पर। हम तो हमेशा टेबल टॉक करके समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें इस आंदोलन के लिए बाध्य कर रहे हैं और आज हम पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यश जी, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इन्होंने भी ये चीज कह दी है, कहीं ना कहीं शब्दों में नहीं कहा, लेकिन इनके शब्दों से ये जाहिर जरूर हो रहा था, इनकी मंशा भी ये जरूर जाहिर हो रही थी कि इच्छा शक्ति की कमी है सेल प्रबंधन में। सारे पब्लिक सेक्टर्स में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं, उनमें वेतन समझौता हो चुका है, सेल प्रबंधन क्यों नहीं कर पा रहा है? 70-80 हजार से संबंधित, जैसा इन्होंने अभी जानकारी दी, इतने लोगों के पक्ष में वो निर्णय लेने के लिए क्यों बाध्य नहीं हो पा रहा है? ये इनकी सबकी समझ से परे है। जी अच्छी जी बिल्कुल सर्वेश जी, हम जैसे लगातार इनकी बातें सुन रहे हैं, ये लोग लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अरुण सिंह सिसोदिया, उन्होंने एक बैठक की थी, वो कहाँ तक कारगर साबित हुई? जी माफ कीजिएगा, अपना प्रश्न दोहराएंगे आप? जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बता दें कि साल 1949 में 26 नवंबर का ही वो खास दिन था जिस दिन हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, लेकिन कानून के बनने के बाद ही कुछ एक्ट्स को लागू कर दिया गया था। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं और क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। प्यारे बच्चों, शिक्षिका बहनों, शिक्षक साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 200 सालों की गुलामी के बाद भारत ने जब आज़ाद हवा में सांसें लेना शुरू किया तो हमारे महान नेताओं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जैसे मनीषियों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारा देश अपने संविधान पर चलेगा। हमारा संविधान हम सब भारतीय मिलकर बनाएंगे। इस तरह हमारे संविधान के निर्माण में देश के हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के विचारकों, चिंतकों तथा विधि विशेषज्ञों की भूमिका रही है। गौरवशाली संविधान बनाने का काम पूरा करते हुए आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया। इसलिए आज का दिन संविधान दिवस कहलाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता तथा एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इस तरह संविधान का अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। हम सबको यह संकल्प मजबूत करना है कि अपने महान संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यदि हमारे इस संविधान के मूल भावना के विरुद्ध कार्य करे तो अपने आज़ादी के संघर्ष और पुरखों के बलिदान को याद करें। हमने छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना के वाचन तथा संविधान के महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा की शुरुआत की है ताकि हमारी नई पीढ़ी के मन में अपने संविधान के प्रति आस्था और गौरव का भाव रहे। देश के नए नागरिक अपने संविधान में बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हों। याद रखिए, जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है
तभी तक हमारा देश और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति और उसका भविष्य सुरक्षित है। और इसी बीच आपको श्रावस्ती से बड़ी खबर बता देते हैं। श्रावस्ती में मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। खून से लथपथ अवस्था में मिली मासूम। आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। आज के दिन संविधान सभा ने इसको पारित किया था। आज वो दिन है जब हमें अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए। आज के दिन आइए जानते हैं कि हमारे संविधान की 10 ऐसी बातें जो हर भारतीय को जरूर जाननी चाहिए। साथ ही जानिए अपने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकें की। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये 22 भागों में विभाजित है। संविधान में साफ लिखा है कि देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। यह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, न किसी से भेदभाव करता है। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन बाहर बारिश हो रही थी। सदन में बैठे सदस्यों ने इसे बहुत ही शुभ शगुन माना था। भारतीय संविधान की वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से लिखी गई थी। इसे इटैलिक स्टाइल में काफी खूबसूरती से लिखा गया था, जबकि हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। हाथ से लिखे संविधान पर 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 15 महिला सदस्य शामिल थी। संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल से की गई थी। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर 19 नवंबर 2015 को यह घोषित किया कि 26 नवंबर को देश संविधान दिवस मनाएगा। संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों का चरित्र। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3 भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संविधान विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। और अब रायपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड मरीज ने दी अस्पताल से कूदकर जान। एम्स हॉस्पिटल के दूसरे मंजिल से गिरने से मौत हो गई। जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला बताया जा रहा है मरीज। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोविड मरीज ने कूदकर जान दे दी है। थाना मानका में स्थित एम्स हॉस्पिटल की ये घटना बताई जा रही। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल में एक स्कूल ऐसा भी जहां सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। अब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक राज्य बना। छत्तीसगढ़ के मरवाही में दूरस्थ वनांचल में एक ऐसा स्कूल भी है जहां सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वचन किया जाता है। यह सिलसिला 8 साल से नियमित रूप से चल रहा है।
स्कूल की खासियत ये है कि वहाँ 100% आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दूरस्थ वनांचल स्थित ग्राम नाका में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है। बारिश हो या सर्दी की सुबह यह कक्षा लगने से पहले 2 चीजें नियमित रूप से होती हैं। स्कूल परिसर में 6वीं से 8वीं तक के बच्चे इकट्ठे होते हैं और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हैं। छात्र इसकी अगुवाई करते हैं। चारों बारी बारी से संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराते हैं। इसमें 2 छात्राएं कलावती बाकरे और किरण मरावी भी शामिल हैं। दोनों धारा प्रवाह संविधान की प्रस्तावना का वाचन करती है। जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ रुकती है। आपको बता दें, नाका का यह स्कूल स्मार्ट क्लास में तब्दील हो गया है। कंप्यूटर के बोर्ड पर आदिवासी बच्चों की उंगलियां गजब की थिरकती हैं। कंप्यूटर के जरिए विज्ञान और इतिहास की पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कबीरधाम जिले में जिस नाबालिग के साथ गैंगरेप मामला सामने आया वो पूरी तरह से फर्जी निकला। पुलिस महानिदेशक ने सलभ सिन्हा ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने निकली थी, लेकिन उसे लौटने में देर हो गई। इस वजह से घर में डांट से बचने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी सिन्हा ने कहा कि इसके लिए नाबालिग प्रेमी जोड़ों को गिरफ्तार किया गया है। कड़ाई से हुई पूछताछ में दोनों ने इसे मनगढ़ंत होने की बात कबूल की है। पूछताछ में पता चला उसमें यही था कि क्योंकि ये दोनों आपस में संबंध बना था और काफ़ी लंबे समय तक घर से बाहर थे और काफ़ी रात हो गई थी, तो इनके मन में यही भय था कि घर जाएंगे, घर वाले नाराज़ होंगे और ये पूछताछ में शायद लड़के के बारे में भी जानकारी हो जाए। तो इस वजह से पूरी जो घटनाक्रम है इसी कहानी रची थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।